टू PSC फॉर CBSE स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेल के बारे में, यानी कोशिका के जो घटक है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है आपका चैप्टर नंबर 5 का है, क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 5 का ये वीडियो है। उसके आगे का चैप्टर नंबर 5 के आगे का पोर्शन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे भी पहले हमने 2 वीडियोस बनाए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जो है अपने वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि सेल के कंपोनेंट्स के बारे में। इससे जो पहले वीडियो बनाए थे हमने, इससे पहले हमने बात की थी सेल के बारे में। अब हम बात करेंगे सेल के कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, जो सेल के अंदर जो चीज़ें होती हैं जिनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के घटक क्या होते हैं। तो 3 आप यहाँ पर लिखे हुए देख रहे हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ये 3 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हर सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं, या हर सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और भी कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं लेकिन एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। कुछ सेल ऑर्गेनल ऐसे होते हैं जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, जैसे कि सेल वॉल है। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में पाई जाती है लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि सब में नहीं पाए जाते, सारी सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये 3 ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि हर सेल में पाए जाते हैं, हर तरह की कोशिका में ये जो है पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, चाहे वो पादप कोशिका हो या फिर वो जंतु कोशिका हो, कोई सी भी कोशिका हो, उस हर कोशिका के अंदर ये 3 जो है कोशिकांग, यानी कि 3 जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, या फिर इसको कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और तीसरा है हमारा साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, किस तरीके से काम करती है सेल में, किस जगह पर होती है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन दोनों सेम है। ठीक है, एक ही है दोनों, प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली, दोनों को सेम ही नाम है। ठीक है, तो क्या कहाँ होती है ये जो कोशिका होती है, कोशिका के सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वही होती है कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, जैसे हमारा हाथ है, हाथ की सबसे ऊपरी परत ये है, सबसे बाहरी परत है हमारी स्किन, वैसे ही जो कोशिका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है या फिर सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, वो कहाँ पर होती है, सेल के सबसे बाहर वाले सरफेस पर होती है। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की। ठीक है, इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, यानी कि जो सेल होती है उसके सबसे बाहर की जो परत होती है वो क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, यानी कि सबसे बाहर हमें क्या देखने को मिलेगा सेल के अंदर, हमें सबसे पहले देखने को मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है कि ये जो बनी हुई होती है, किसकी बनी हुई होती है, लिपिड की और प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ये किसकी बनी हुई होती है, प्लाज्मा झिल्ली जो बनी हुई होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, और इसको हम देख किससे सकते हैं, हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, हम नॉर्मल आई से इनको नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन को देख सकते हैं। ठीक है, इसे केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। तो जो कोशिका झिल्ली होती है उसे किस तरह से देख सकते हैं, हम कोशिका झिल्ली को हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की मदद से। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ये कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि लचीली होती है, मुड़ सकती है। ठीक है, तो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है यानी कि लचीली होती है। ठीक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं हम, सेलेक्टिवली परमिएबल भी बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसको हम बोलते हैं, यानी कि वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी इसको हम जो है कहते हैं। ठीक है, दूसरा नाम इसका क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कुछ सब्सटेंस को ही सेलेक्ट करती है और वही सब्सटेंस सेल के अंदर या बाहर आ सकते हैं। ठीक है, ये तो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इसका काम ये है कि कुछ सब्सटेंस सेल के अंदर बाहर आ सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो कौन से सब्सटेंस है जो सेल के अंदर बाहर आ जा सकते हैं, उनको परमिशन देने का काम होता है सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, अगर सेल मेम्ब्रेन चाहेगी तो वो चीज़ कोशिका के अंदर आएगी, वरना नहीं आ सकती है। ठीक है, यही इसका काम होता है। ठीक है, तो फंक्शन अगर पूछा जाएगा आपसे पेपर में तो आप लिख सकते हैं कि फंक्शन क्या होता है इसका, इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, ये आउट ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये क्या करती है, इजाज़त देती है, अलाउ करती है कुछ मटेरियल्स को सेल के अंदर और बाहर आने जाने के लिए। ठीक है, ये कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है और कुछ पदार्थों को नहीं जाने देती है। ठीक है, आगे यही लिखा हुआ है कि इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट्स ऑफ सम अदर मटेरियल, से कुछ
बाकी मटेरियल्स की जो मूवमेंट है, मतलब सेल के अंदर आना जाना जो है उनको भी रोकती है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ ही सब्सटेंस को सेलेक्ट करती है और उन्हीं सब्सटेंस को सेल के अंदर बाहर आने देती है जिनकी सेल को जरूरत होती है, ठीक है। उन्हीं को अंदर या बाहर आने जाने देती है। हर तरह का सब्सटेंस सेल के अंदर बाहर नहीं आ जा सकता, ठीक है। यह अन्य पदार्थों की गति को रोकती भी है, ये अंदर आने भी देती है और अंदर नहीं भी आने देती है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, क्योंकि चुन लेती है पदार्थों को कि कौन सा पदार्थ जो है अंदर जाना चाहिए और कौन सा पदार्थ जो है बाहर आना चाहिए, ठीक है। चुनती है ये पदार्थों को, ठीक। कुछ सब्सटेंस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, इसकी मदद से जो गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, ऐसी गैसेस होती हैं वो सेल के अंदर या बाहर आ सकती है। किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस से, यानी कि विसरण प्रक्रिया से, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ पदार्थ होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर ऑक्सीजन है, ये कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर जाती है, ऑक्सीजन, और जब हम छोड़ते हैं तो कौन सी गैस बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना किस प्रोसेस से होता है, ये होता है हमारा विसरण प्रक्रिया से, यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस से ये होता है, ठीक है। अब देखो इनका आना जाना बाहर होता किस तरह से है। तो कुछ सब्सटेंस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट्स इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। तो कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे कि मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमारी कोशिका के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में इकट्ठी हो चुकी है, सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो चुकी है। लेकिन अब बाहर का जो सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो है कैसी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो चुकी है। तो क्या होगा, दोनों तरफ जो उनकी अमाउंट है, जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की सेल के अंदर वाले एनवायरनमेंट में और सेल के बाहर वाले एनवायरनमेंट में, दोनों तरफ डिफरेंस आ गया, एक तरफ कम है एक तरफ ज़्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से वो सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एक्यूमुलेट हो जाती है हाई कंसंट्रेशन में इनसाइड द सेल, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर इकट्ठी हो जाती है। इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इनसाइड द सेल। और जो सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है, बाहर का जो पर्यावरण है सेल का, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी है तो बाहर कम हो गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सेल। तो सेल के हिसाब से जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सेल के अंदर ज़्यादा हो जाती है और सेल के बाहर जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर एक डिफरेंस आ गया, एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है। तो क्या होगा, जो डिफ्यूजन प्रोसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ चली जाती है, ठीक है। और इसको परमिट कौन करता है, इसको परमिट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली, इसको इजाज़त देती है कि वो बाहर जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका में इकट्ठी हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। अब कोशिका के अब वो आई कहाँ से होगी, बाहर से आई होगी। बाहर से कोशिका के अंदर आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो रहा है, उसकी मात्रा बाहर अंदर बढ़ती जा रही है, लेकिन बाहर क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब कोशिका में इकट्ठी हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाहर के पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यानी कि सांद्रता क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। एज सुन एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। और क्या होता है, कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन होती है, जो मात्रा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वहां पर एक डिफरेंस आ जाता है, अंतर आ जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट ऑफ द सेल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चली जाती है, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन कहाँ पर थी कार्बन डाइऑक्साइड की, सेल के अंदर थी, और लो कंसंट्रेशन कहाँ थी, सेल के बाहर थी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से सेल के अंदर से सेल के बाहर चली जाती है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण प्रक्रिया द्वारा कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ठीक है। किसकी मदद से निकलती है, विसरण प्रक्रिया से निकलती है। कहाँ से निकलती है, कोशिका से बाहर निकल जाती है। किसकी वजह से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से, ठीक है। अगर ये अलाउ करती है तो, अगर ये अलाउ ना करे तो वो भी बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है द मूवमेंट, आगे लिखा हुआ है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अगर सेल के अंदर या सेल के बाहर वाटर का मूवमेंट हो रहा है तो वो किस प्रोसेस से होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस से होता है, ठीक है। अगर
वाटर का मूवमेंट हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ऑस्मोसिस हो रहा है। अगर गैसेस का डिफ्यूजन हो, गैसेस का जो है आना जाना हो रहा है सेल के अंदर बाहर, तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कि क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, यानी कि अगर जल कोशिका के अंदर बाहर आता जाता है तब हम क्या कहेंगे, तब हम परासरण कहेंगे। और जब गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन कोशिका के अंदर बाहर आती जाती है तब हम कहेंगे कि क्या हो रही है, विसरण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होती है, यानी कि कोशिका झिल्ली द्वारा होती है, तो उसे क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में। क्या क्या पढ़ लिया कि ये सबसे बाहर की लेयर होती है, सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, किसकी बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है लिपिड की और प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, ये क्या, इसको किससे देख सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हम इसको जो है कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, फिर उसको आगे लिखा हुआ है कि इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि कुछ सब्सटेंस को सेल के अंदर और बाहर आने जाने देना, यानी कि ये परमिशन देती है, एक तरीके से परमिट कर दे कुछ सब्सटेंस को कि तुम सेल के अंदर आ सकते हो और सेल के बाहर जा सकते हो, और कुछ सब्सटेंस को रोकती है कि तुम सेल के बाहर नहीं जा सकते या फिर सेल के अंदर नहीं आ सकते। ये इसका काम होता है। ठीक है, एंट्री करवाना और एंट्री ना करवाना, ये इसका काम होता है। ठीक है, और कुछ गैसेस होती है जो कि सेल के अंदर बाहर आ जा सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। ठीक है, ये सेल के अंदर बाहर आ जा सकती हैं। ठीक है, ये आती किस प्रोसेस से है, डिफ्यूजन मेथड से आती है। ठीक है, इनका आना जाना किस तरह से होता है, इनका आना जाना इस तरह से होता है, जब इनकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम हो जाती है और सेल के बाहर ज़्यादा होती है तो क्या करते हैं, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो कंसंट्रेशन लो कहाँ है, सेल के अंदर है, और ज़्यादा कहाँ है, सेल के बाहर है, तो सेल के बाहर से सेल के अंदर आ जाती हैं। और जब सेल के अंदर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और बाहर कम हो जाती है तब क्या करते हैं, ये सेल के अंदर से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन, जहाँ पर इनकी मात्रा कम होती है उस तरफ चले जाते हैं। ठीक है, किस प्रोसेस से चली जाती है, डिफ्यूजन यानी कि विसरण प्रक्रिया द्वारा ये चले जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ सब्सटेंस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड मान लो कोशिका के अंदर इकट्ठी हो गई, उसकी मात्रा कोशिका के अंदर बढ़ गई और कोशिका के बाहर कम है, तो क्या होगा, ये ज़्यादा से कम की तरफ जाएगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। तो ज़्यादा कहाँ पर है, सेल के अंदर है, और कम कहाँ पर है, सेल के बाहर है, तो सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ चली जाती है। किस प्रोसेस से चली जाती है, डिफ्यूजन प्रोसेस से चली जाती है, विसरण प्रक्रिया से चली जाती है। ठीक है, और इसी तरीके से ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, कोशिका के बाहर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, तो वो भी ऑक्सीजन क्या होगा, ज़्यादा से कम की तरफ चला जाएगा। ठीक है, बाहर से कोशिका के अंदर की तरफ आ जाएगा। किस तरीके से आएगा, विसरण प्रक्रिया द्वारा आएगा। तो गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो कैसे होता है, विसरण से होता है, यानी कि डिफ्यूजन से होता है। और जो पानी का यानी कि जल का जो आदान प्रदान होता है, आना जाना जो होता है, वो किसकी वजह से होता है, ओस्मोसिस की वजह से होता है, यानी कि परासरण की वजह से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में, यानी कोशिकाओं के प्रकार के बारे में, कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, सेल कितने टाइप के होते हैं, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सेल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पहला होता है प्रोकारियोटिक और दूसरा होता है यूकारियोटिक। हिंदी में भी प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक ही कहते हैं। तो कितने तरह के सेल होते हैं, सेल दो तरह के होते हैं, पहला कौन सा है, पहला प्रोकारियोटिक और दूसरा यूकारियोटिक होता है। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस है, तो जो प्रोकारियोटिक सेल होते हैं उनका साइज छोटा होता है। ठीक है, वेरी माइन्यूट इन साइज, यानी कि आकार कैसा होता है इनका, छोटा होता है, साइज कैसा होता है, छोटा होता है। किनका, प्रोकारियोटिक सेल्स का साइज छोटा होता है। वही जो यूकारियोटिक सेल्स होती हैं उनका साइज बड़ा होता है, यानी कि जो यूकारियोटिक कोशिका होती है उनका आकार बड़ा होता है। ठीक है, दूसरी बात, न्यूक्लियर रीजन कैसा होता है, तो न्यूक्लियर रीजन कैसा होता है, पुअरली डिफाइंड होता है। पुअरली डिफाइंड क्यों होता है, क्योंकि जो इसका न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और ऐसा न्यूक्लियस जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये अभी हमने इसे थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, तो वही है। ठीक है, तो प्रोकारियोट्स के अंदर न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है, तो पुअरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इज नोन एज न्यूक्लियोइड। तो जो न्यूक्लियर रीजन होता है, केंद्रीय क्षेत्र होता है प्रोकारियोटिक कोशिका के अंदर, प्रोकारियोटिक सेल्स के अंदर को कैसा होता है, पुअरली डिफाइंड होता है, यानी कि अस्पष्ट होता है। क्यों अस्पष्ट होता है, पुअरली डिफाइंड क्यों होता है, क्योंकि उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं होती, और जिसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, यानी कि केंद्रकाय उसको हम कहते हैं। तो केंद्रकाय किसके अंदर होता है, प्रोकारियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रकाय होता है। ठीक है, अगला है, अच्छा, न्यूक्लियर रीजन यूकारियोट्स के अंदर। ठीक है, तो यूकारियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है, बहुत बड़े होता है, एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो उनका न्यूक्लियस होता है वो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो जो न्यूक्लियस होता है यानी कि जो केंद्रक होता है वो केंद्रकीय
झिल्ली से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है और कैसा होता है, सुस्पष्ट होता है। प्रोकार्योटिक सेल्स के अंदर अस्पष्ट है और यूकार्योटिक कोशिका के अंदर सुस्पष्ट है। सुस्पष्ट मतलब अच्छा है, काफी वेल डिफाइंड है, ठीक है, जो चारों तरफ से केंद्रीय झिल्ली से घिरा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे है क्रोमोसोम्स। तो जो प्रोकार्योटिक कोशिका होती है, प्रोकार्योटिक सेल होती हैं, उनके अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, वो कितने होते हैं, सिर्फ एक होता है, ठीक है। लेकिन जो यूकार्योटिक सेल्स होती हैं, जो यूकार्योटिक कोशिका होती है, उनके अंदर क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र मोर देन 1 होते हैं, यानी एक से ज्यादा होते हैं। प्रोकार्योट के अंदर एक क्रोमोसोम होता है, यूकार्योट के अंदर एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं। फिर उसके बाद आगे है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट्स। तो जो प्रोकार्योटिक सेल हैं उसके सेल ऑर्गेनल होंगे, उसके सेल ऑर्गेनल पर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, यानी कि जो कोशिका अंगक होते हैं, कोशिका अंगक पर झिल्ली नहीं होती। किसकी सेल्स पर, प्रोकार्योटिक सेल्स पर। प्रोकार्योटिक कोशिका के जो कोशिका अंगक हैं उन पर झिल्ली नहीं होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि झिल्ली युक्त अंगक अनुपस्थित, यानी कि जो कोशिका होती है, कोशिका के जो कोशिका अंगक हैं उन पर झिल्ली नहीं होती। उन पर झिल्ली कैसी होती है, अनुपस्थित होती है, यानी कि उन पर झिल्ली प्रेजेंट नहीं होती। आर एब्सेंट लिखा हुआ ना, तो अनुपस्थित होती है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि जो यूकार्योटिक सेल्स होते हैं उसके सेल ऑर्गेनल पर मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, यानी कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं यूकार्योटिक सेल्स के, उन पर मेम्ब्रेन होती है। जो कोशिका प्रोकार्योटिक कोशिका के कोशिका अंगक होते हैं उन पर झिल्ली क्या होती है, उपस्थित होती है। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित, यानी कि इन पर झिल्ली जो होती है वो उपस्थित होती है, इन पर झिल्ली पाई जाती है। लेकिन इन पर जो प्रोकार्योटिक कोशिका होती है उनके अंगकों पर झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद इसका एग्जाम्पल आ जाता है कि प्रोकार्योटिक का एग्जाम्पल क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। लेकिन जो यूकार्योटिक का एग्जाम्पल है वो क्या है, मनुष्य है, जैसे कि हम, और अमीबा है, और प्लांट्स है, और भी कई सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था डिफरेंस किसके बारे में, टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। कितने तरह की होती हैं, 2 तरह की होती हैं। पहला होता है प्रोकार्योटिक, दूसरा होता है यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक छोटे होते हैं, यूकार्योटिक बड़े होते हैं। प्रोकार्योटिक का न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड होता है, यूकार्योटिक का जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम होते हैं प्रोकार्योट्स के अंदर, वो एक होता है, और जो यूकार्योट्स होते हैं उसके अंदर क्रोमोसोम एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनल्स पर मेम्ब्रेन नहीं होती। प्रोकार्योटिक सेल्स के ऊपर सेल ऑर्गेनल्स पर मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन जो यूकार्योटिक सेल्स होती हैं उनके सेल ऑर्गेनल्स पर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। फिर इसका एग्जाम्पल था, प्रोकार्योट्स का एग्जाम्पल था आपका बैक्टीरिया। फिर उसके बाद जो यूकार्योटिक सेल्स थी उसका एग्जाम्पल है मनुष्य, यानी कि ह्यूमंस हैं, ट्री है, पेड़ है, और ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये था टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में, ठीक है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था और सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।